NEP 4th सेम BCA के छात्रों के लिए जो नाटक रखा गया है माधवी, उस नाटक के प्रथम और द्वितीय अंक को पहले ही समझाया जा चुका है। अब नाटक के अंतिम अंक अर्थात अंक 3 के दृश्य 1, दृश्य 2 और दृश्य 3 को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। माधवी नाटक के अंतिम अर्थात तृतीय अंक के प्रथम दृश्य में आने वाले पात्रों का नाम है कथावाचक, भोजनगर का राजा उशीनर, माधवी, गालव और तापस। दृश्य के आरंभ में ही कथावाचक पाठकों को बहुत कुछ कथा बता देते हैं। 1 वर्ष तक काशी नरेश के साथ समय बिताने वाली माधवी को पुत्र लाभ होता है और उसका नाम प्रथरधन रखा जाता है। उनसे भी 200 घोड़ों को लिया जाता है। वहाँ से भोजनगर के राजा उशीनर के पास माधवी को छोड़ा जाता है। वह एक वृद्ध था। राजा उशीनर माधवी को रिझाने के लिए देश देशांतर का भ्रमण करवाने लगा था और उससे प्राप्त पुत्र का नाम शिवु रख देता है। 3 राजाओं के पास रहकर अपने 3 पुत्रों को खोने के बाद माधवी गालव के साथ जंगलों में शेष अश्वमेधी घोड़ों की खोज में निकलती है। एक दिन सुबह गालव जब उठता है तो माधवी कहीं नजर नहीं आती है, तो व्याकुल होकर जंगल के हर जगह ढूंढता है, लेकिन माधवी कहीं नहीं मिलती। गालव यह तक सोच लेता है कि शायद माधवी उन 3 राजाओं में से किसी के पास चली गई हो। इसी बीच में गालव को तापस मिलता है। उससे भी वह माधवी के बारे में पूछता है। तापस गालव को समझाता है कि वह वापस गुरु विश्वामित्र के पास लौट आए, क्योंकि शेष घोड़े नहीं मिलने वाले हैं। और तापस यह भी कहता है कि शायद इस बात की भनक पड़ने पर ही माधवी यहाँ से चली गई हो। गालव तापस की बात न मानते हुए माधवी को ढूंढने की सोच उसके सामने रखता है। जाते समय फिर से तापस गालव को समझाता है कि वह अपने आप को ऋण मुक्त समझे। इस तरह यह दृश्य समाप्त होता है। इसी अंक 3 के दृश्य 2 का यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जा रहा है। प्रस्तुत दृश्य में आने वाले पात्रों का नाम है कथावाचक, विश्वामित्र, परिचारक, माधवी। प्रस्तुत दृश्य का आरंभ कथावाचक से ही हुआ है। कथावाचक से पता चलता है कि गालव माधवी की खोज में पूरे उत्तराखंड को छान मारा, पर वह नहीं मिली। गुरु विश्वामित्र गालव को परीक्षा में डालते डालते स्वयं परीक्षा में पड़ गए थे। गुरु विश्वामित्र परिचारक से घोड़ों के बारे में पूछते हैं तो वह बताता है कि आश्रम में अधिक संख्या में घोड़े पहुंच गए हैं, उन्हें संभालना कठिन हो रहा है। गालव के भेजे हुए घोड़ों के लिए पहाड़ी की तलहटी पर बाड़े बना दी गई थी। अन्य घोड़ों के लिए पश्चिम की ओर बाड़े खड़े किए गए थे। परिचारक से पता चलता है कि माधवी गुरु विश्वामित्र से मिलने के लिए आई है। वह समझाती है कि किस तरह वह घोड़ों के लिए 3 राजाओं के पास रहकर आई हुई थी और अब तक 600 घोड़े मात्र प्राप्त हुए थे। बचे हुए घोड़ों के लिए माधवी गुरु विश्वामित्र से विनती करती है कि वे स्वयं उसे अपने पास रखे और गालव को ऋणमुक्त कर दे। माधवी आश्रम में रहते हुए वहाँ की परिचारक बनकर हर एक कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। गुरु विश्वामित्र माधवी से कहते हैं कि उन्होंने गुरु दक्षिणा प्राप्त कर लिया है।
वे तो गालव के दंभ तोड़ना चाहते थे, लेकिन माधवी ने उन्हीं का दंभ तोड़ दिया। दृश्य के अंत में गुरु विश्वामित्र माधवी को लेकर आश्रम के भीतर चले जाते हैं। इस तरह दृश्य 2 समाप्त होता है। अब दृश्य 3 अर्थात इस अंतिम अंक के अंतिम दृश्य को यहाँ पर समझाया जा रहा है। इस दृश्य में आने वाले पात्रों का नाम है कथावाचक, आश्रमवासी, ययाति, गालव, तापस, माधवी और विश्वामित्र। प्रस्तुत दृश्य के आरंभ में कथावाचक से पता चलता है कि मुनि कुमार गालव अपनी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और चारों दिशाओं में उनके नाम की धूम मच गई थी। ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्य गालव पर गर्व महसूस कर रहे थे और दानवीर ययाति ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचाया था। ययाति के आश्रम में एक ही दिन 2 समारोह होने वाला था। एक माधवी का स्वयंवर रचा गया था और दूसरा गालव का दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया गया था। आगे से मुनि कुमार गालव ऋषि गालव कहलाने वाले थे। 2 आश्रमवासी आपस में बात करते हुए मंच पर दिखाई देते हैं। महाराज ययाति राजपाट छोड़ने के बाद भी आश्रम में अपनी बेटी की स्वयंवर को पूरी आडंबर के साथ तैयार करवाया था। यही बात बड़े बड़े राजाओं की ईर्ष्या का केंद्र बन गया था। आश्रमवासी से यह भी पता चलता है कि इस स्वयंवर में बड़े वीर पराक्रमी राजाओं के साथ वे 3 राजा भी उपस्थित हुए थे, जिनके पास माधवी 1-1 साल रहकर पुत्र को जन्म दी थी और वे राजा लोग अपने साथ युवराजाओं को भी लेकर आए हुए थे। तत्पश्चात ययाति और विश्वामित्र को मंच पर दिखाया जाता है। दोनों गालव की प्रशंसा करते हैं। विश्वामित्र ययाति की दानवीरता के गुण का सराहना करते हैं। गालव प्रवेश करते हुए गुरु विश्वामित्र तथा महाराज ययाति को प्रणाम करता है। दोनों उसे आशीर्वाद देते हैं। उसकी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बात पर तारीफ करते हैं। विश्वामित्र तथा ययाति के प्रस्थान के पश्चात गालव संचालक से माधवी के बारे में पूछता है। संचालक स्वयंवर के नियमों का उल्लंघन न करने के लिए कहते हुए वहां से चला जाता है। गालव से मिलने के लिए आया हुआ तापस उसकी व्याकुलता को देखकर माधवी को ढूंढने के लिए जाता है। 3 राजाओं के पास रहकर आई हुई माधवी अंत में गुरु विश्वामित्र के आश्रम में 1 साल से रहकर आई थी। 1 साल से गालव माधवी से दूर था, उसे देखा तक नहीं था। माधवी वन से लौटते ही गालव से मिलने के लिए आती है। गालव माधवी को देख कर स्तंभित रह जाता है, क्योंकि माधवी अब पहले जैसी नव यौवनान्वित सुकुमारी जैसा नहीं दिख रही थी। उसका देह ढल चुकी थी, चेहरे का लावण्य फीका पड़ गया था। मुंह पर जाइयां, आंखों के नीचे अंधेरे साए उतर आए थे। माधवी अब अधेड़ उम्र की अनाकर्षक स्त्री लगने लगी थी। इस रूप में माधवी को देखकर गालव के चेहरे पर निराशा फैल गई थी। वह माधवी से पूछता है कि उसे चिरकौमार्य का वर मिला है, तो फिर भी क्यों वह अनुष्ठान किए बिना इस रूप में है। इस बात के लिए माधवी कहती है कि पहले तो उसे गालव की प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, इसी कारण से उसे अनुष्ठान करना जरूरी था।
लेकिन अब वह जैसी है वैसे ही गालव के सामने आना चाहती थी। वह फिर से अनुष्ठान करने से मना करती है। माधवी को देखने से पहले उससे मिलने के लिए व्याकुलित होने वाला गालव अब दूर हटने लगा था। माधवी के साथ कृतज्ञता की बात करते हुए उसे टुकरा रहा था। गालव उसे स्वीकार न करने का कारण यह बताता है कि वह तो गुरु विश्वामित्र के आश्रम में रह चुकी है, तो उसे पत्नी के रूप में नहीं रख सकता। गालव के बदलते हुए गुणों को देखकर माधवी समझाती है कि वह तो बस उसकी परीक्षा कर रही थी। वह भी नहीं चाहती थी कि कोई बुढ़िया गालव से विवाह करे। इस बात को सुनकर गालव फिर से बदल जाता है और माधवी से अनुनय करने लगता है कि वह अनुष्ठान करके पहले जैसे हो जाए तो उसे वह स्वीकार कर लेगा। इस बात के लिए न मानने वाली माधवी गालव को छोड़कर चली जाती है और दृश्य के अंत में गालव को दीक्षांत के लिए ले जाया जाता है। इस तरह माधवी नाटक समाप्त होता है।